ऐसे ही होगा ना। जी। मित्रों, हमारे साथ में कामरेड निर्भय प्रताप सिंह उपस्थित हैं और ये प्रतापगढ़ जनपद से हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं ज़िले के, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के यूपी स्टेट के भी सेक्रेटरी हैं। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं वामपंथी एकता के बारे में। कामरेड निर्भय सिंह, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज देश के की जो हालत है और इसमें किसानों पर, छात्रों पर, नौजवानों पे और समाज के तमाम हिस्सों पे बिल्कुल जुल्म अत्याचार की स्थिति है। और अभी जो ये ख़ास तौर से यहाँ से आप बात शुरू करिए, दिल्ली में जिस तरह से वो जंतर मंतर पे महिला पहलवान बैठी हुई हैं, उनके साथ जो ये घटना हुई है। और कामरेड निर्भय सिंह वकील भी हैं, अधिवक्ता हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये सेक्सुअल हरासमेंट के केस में अभी छोटे अपराधी होते तो कभी को पुलिस जो है उसको बंद कर लेती, लेकिन वो जो है कितनी बड़ी बात हो गई है, पूरा देश आंदोलित है और ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन और गैर जिम्मेदार है। तो इस मुद्दे पर भी अपने विचार व्यक्त करें। इसके साथ ही आज पूरे देश की जो हालत है वो उस हालत पे जो फासिस्ट और साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना उनके कार्य हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसके प्रतिरोध के लिए ये वामपंथ की जो भी शक्तियां हैं उनको क्यों नहीं एक मंच पे आना चाहिए और क्यों नहीं एकताबद्ध होकर उस संघर्ष को मजबूती के साथ आगे ले जाना चाहिए। कामरेड निर्भय सिंह। नमस्कार साथी। देखिए, सवाल आपका बहुत मौजू है। समय की हकीकत है कि पूरे देश में कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो सुकून से बैठा हो। सरकार के अपने दावे कुछ भी हो सकते हैं, उनके आंकड़े कुछ हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि समाज के हर तबके पर, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, कर्मचारी है, सब कल की चिंता में मरे जा रहे हैं। कल का कोई ठिकाना है नहीं, लोग परेशान हैं और जो उनके बेसिक जो उनकी ज़रूरतें हैं वो नहीं पूरी हो रही। महंगाई बढ़ती जा रही है, रोज़गार का कोई विकल्प हमारे पास है नहीं, बच्चे की पढ़ाई लिखाई नई शिक्षा नीति के नाम पर वो भी मजाक बन गई है। इन तमाम सवालों को लेकर के अब कल से हम देख रहे हैं कि किसान सभा का सम्मेलन चल रहा है और किसानों ने अपनी बात को बड़ी पंचायत के माध्यम से भी बड़ी प्रमुखता से रखी है। उनकी भी समस्याएं हैं, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं। और जब हम कहते हैं कि आप समाधान का रास्ता चुनिए, बताइए, तो सरकार हमें नई बातें खड़ी कर देती है हमारे सामने, हम उसी में फंसे हुए हैं। हिंदू मुसलमान के मुद्दे से हम आज 70-75 अमृत काल मना रहे हैं इस देश में। 75 साल से हम इस मुद्दे से बाहर नहीं आ पाए हैं। पूर्वोत्तर हमारा हिंदू और ईसाइयत के बीच में पिस रहा है। वहाँ पर 474 गिरजाघर, 550 मंदिर 1.5 महीने में गिरा दी गई हैं। गृह मंत्री को वहाँ कैंपेन करना पड़ रहा है, कैंप कर रहे हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के आंकड़ों की बाजीगरी है और वास्तविक हालात धरातल पर बहुत ही गंभीर हैं। समाज का कोई तबका अपने आप को फ्री महसूस नहीं कर रहा है, दबाव सबके ऊपर है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि जो चौकीदारी का काम करता है मीडिया, उसकी भूमिका वो केचुए जैसी हो गई है, ज़मीन पे रेंग रहा है, उसकी कोई औकात हैसियत बची नहीं है। सरकार के खिलाफ प्रतिरोध पैदा करने वालों को राष्ट्रद्रोही मान लिया जाता है। संसद में सवाल होने का सवाल नहीं पैदा होता है, जो सवाल खड़ा करेगा उसको पप्पू बता दिया जा रहा है। इन सब परिस्थितियों में जनता को ही आगे आकर के इन समस्याओं का मुखर विरोध करना होगा। दूसरी चीज़, साथी ने सवाल शुरू में किया कि दिल्ली में महिला रेसलर्स बैठी हुई हैं धरने पर।
और पाक्सो एक्ट जैसे पास्को एक्ट का मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर, और उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो अब आप ये समझिए कि जिन सवालों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर लिखी गई है और उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। 164 का बयान एक बार कराया गया, 164 का बयान दोबारा कराया गया है, बयान बदले जा रहे हैं। तो बयान बदलने के पीछे उनके पिताजी ने बताया कि भाई जान माल का खतरा है, जब आप धमकी दे रहे हैं तो बयान तो बदलेगा ही। इतना अवसर आप दे रहे हैं तो ये अभियुक्त के ही फेवर में जाएगा ना, पीड़ित के पक्ष में तो जाएगा नहीं। तो गलत ढंग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, वो बेटियों के शोषण में तब्दील हो गया है। कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, उम्मीद की एक किरण है। इस देश में जो वामपंथी पार्टियां हैं, वामपंथी कार्यकर्ता हैं, जो हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुद्दों पर डट रहे हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, महिलाएं हैं। संविदा कर्मी के नाम पे आप नौकरी दे रहे हैं। 2 करोड़ का वादा किया था, अब 71,000 वैकेंसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी खुद अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ तो क्या 2 लाख भी नहीं है। 5 साल में भले 3 लाख पहुंच जाएं अगर दे पाएंगे तो इन सब परिस्थितियों में एक सामूहिक एकता की ज़रूरत है, एक प्रतिरोध की आवश्यकता है कि जब सरकार तानाशाही पर उतारू हो गई है, संवैधानिक मूल्यों को भी धराशायी करने पर आमादा है, तब एक मजबूत प्रतिरोध की आवश्यकता है। और अलग अलग लाल झंडे के सिपाही अलग अलग लड़ कर के प्रतिरोध मजबूती से नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए सबको यूनाइट हो कर के, जब देश ही नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, तो पार्टी बना करके बचा करके हम क्या करेंगे। तो हमें एक होना होगा। कॉमरेड, ये वामपंथी एकता के लिए लेफ्ट प्रोग्रेसिव फोरम जो है कार्य कर रहा है और इसका प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो एलपीएफ का गठन किया गया है, इसके जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लेफ्ट प्रोग्रेसिव फोरम एक बहुत ही सकारात्मक कदम है और मेरी अपनी समझ है कि बिना किसी देर किए, बिना किसी वाद प्रतिवाद के, कम से कम एक बार लेफ्ट प्रोग्रेसिव फोरम को मजबूती से स्टैंड करने की ज़रूरत है। और जब ये कंसेंसस पूरे देश में बन जाएगा, सभी राजनीतिक वामपंथी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में ये मैसेज चले जाएगा कि हम मजबूत हो गए तो इस देश के राजनीतिक फलक को बदल सकते हैं। लाल किले पर जो लाल निशान का हमारा सपना है, जो आम आवाम का और मजदूर किसान का सपना है, ये तभी पूरा होगा जब हम एक होंगे। और जब देश को बचाने की, संविधान बचाने की, जनता के हितों को बचाने की बात आती है तो अपने तुच्छ स्वार्थों को किनारे रख करके देश हित में एक होने के लिए सबको तैयार होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके लेफ्ट प्रोग्रेसिव फोरम के अंतर्गत उसके अधीन इकट्ठा हो जाना चाहिए। पदों के जहाँ तक कॉमरेड, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साथी, आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मेरी शुभकामना है कि लेफ्ट प्रोग्रेसिव फोरम का निर्माण बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।